हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग बात इसलिए करेंगे क्योंकि जो इंटरमीडिएट की बुकें हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की बुक हो या सेकेंड ईयर की बुक हो, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा को जो है विस्तृत तरीके से दिया नहीं गया है। और माइकोप्लाज्मा को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि माइकोप्लाज्मा का भी एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे माइकोप्लाज्मा का जो डिटेल जानकारी है, विस्तृत जो नॉलेज है, वो आप लोगों को मिल सके। तो आज हम लोग इसी पर जो है चर्चा करेंगे कि ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है और इससे किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी किस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, यानी इसका हिस्ट्री क्या है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है इन 1898 यानी 1898 में दो फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, दो फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, ई नोकार्ड एंड आर राउक्स। ई नोकार्ड और आर राउक्स ने क्या किया कि कुछ जो है प्लूरल फ्लूइड का स्टडी किया, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का स्टडी किया और पता चला कि ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैटल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, जिससे उनमें क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो उसको नाम क्या दिया गया, प्लूरोनिमोनिया डिजीज। क्या नाम दिया गया, प्लूरोनिमोनिया डिजीज नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि डिस्कवर्ड द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नोन एज माइकोप्लाज्मा। और जो जीव खोजा गया, यानी कि प्लूरोनिमोनिया डिजीज को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म था, उसको क्या नाम दिया गया, उसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया, माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलर है, आप लोग जानते भी होंगे, इसको पीपीएलओ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ कहते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये अपने माइंड में रखना है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है, यानी कि पीपीएलओ है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, तो आप क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा बताएंगे, या उसको आप पीपीएलओ कह सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो इससे हमें आज बहुत जानकारी मिलेगी इस नोट से। ये एलेन का नोट्स है। अगले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है नोवाक। क्या नाम है, नोवाक। इन्होंने 1929 में माइकोप्लाज्मा जीनस में इसको क्लासिफाई कर दिया। नोवाक ने क्या किया, पुट दीज ऑर्गेनिज्म अंडर द जीनस माइकोप्लाज्मा, यानी इस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने माइकोप्लाज्मा जो जीनस बनाया गया, ठीक है, उसमें क्या किया, वर्गीकृत कर दिया। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो और साइंटिस्ट क्या हैं, द जापानीज, जापान के साइंटिस्ट हैं डॉय, ठीक है, DOI, डॉय एट आल। तो डॉय तो क्या है, मेन साइंटिस्ट हैं, और एटाल लिखा है, तो एटाल जब लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोवर्कर्स, यानी इनके साथ में और जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे, तो उनको एटाल नाम दिया गया है। एटाल का मतलब होता है कोवर्कर्स। तो इन्होंने 1967 में क्या डिस्कवर्ड किया, एस्टर एलो डिजीज। एक डिजीज को इन्होंने डिस्कवर्ड किया जिसका नाम क्या है, एस्टर एलो डिजीज। और ये डिजीज किसके ऊपर देखा गया, प्लांट्स के ऊपर देखा गया, ठीक है, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर देखा गया। तो ये डिजीज किसके माध्यम से होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। एस्टर एलो डिजीज में क्या होता है कि प्लांट बॉडी में, ठीक है,
प्लांट बॉडी जो होती है वो एलोइस हो जाती है। और इसके अलावा एस्टर रेज का मतलब ये होता है कि एस्ट्रल रेजेज दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्या दिखाई पड़ते हैं? एस्ट्रल रेजेज दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए इसको एस्टर एलो डिजीज के नाम से जानते हैं। ये किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। इसके बाद में डॉय एट आल नेम्ड दीज प्लियोमार्फिक ऑर्गेनिज्म, और टॉय एट आल ने इसको क्या कहा? प्लियोमार्फिक ऑर्गेनिज्म कहा। प्लियोमार्फिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? बहुरूपी जीव। बहुरूपी जीव यानी कि जिसके कई रूप होते हैं और अलग अलग रूपों के द्वारा वो जो है इन्फेक्शन को काज करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्लियोमार्फिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है एक प्रकार का क्या है? प्लियोमार्फिक ऑर्गेनिज्म है। तो इन्होंने क्या कहा? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा? MLO। अकॉर्डिंग टू डॉय, ठीक है, यानी डॉय के अनुसार फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम क्या है? वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है इससे। फ्लोएम और जाइलम क्या करते हैं? वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो फ्लोएम तो आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में। और फ्लोएम के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सीप ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा। वैसे एक्चुअली अगर फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सीप ट्यूब होता है, दूसरा क्या होता है? कंपेनियन सेल होता है, तीसरा क्या होता है? फ्लोएम फाइबर्स होता है, और चौथा क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीप ट्यूब, यहाँ पर जो बात हो रही है वो सीप ट्यूब यानी कि चालनी नलिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात हो रही है। प्लांट आर मच इफेक्टेड बाय दिस डिजीज। तो इस डिजीज़ के द्वारा, कौन सा डिजीज? एस्टर एलो डिजीज के माध्यम से जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं सीप ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर फ्लोएम के सीप ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रभावित हो जाएंगे तो इससे प्लांट बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्लांट बॉडी पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसे जो लीफ होती है उसका क्या फंक्शन होता है कि इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो फूड का फार्मेशन यहाँ पे होता है। और उसके बाद में फ्लोएम के थ्रू ये फूड जो होता है वो प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है ट्रांसपोर्टेड होता है। तो जब फ्लोएम के सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो ये जो फंक्शन है फ्लोएम का ये नहीं हो पाएगा। इससे प्लांट बॉडी में क्या होगी? फूड की कमी हो जाएगी। तो चलिए और मेन पॉइंट की बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट दिया गया है माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर, यानी माइकोप्लाज्मा जो है वो कितने सेल का बना होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे जितने बैक्टीरिया हैं सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने बीजीय यानी कि नीले हरे सवाल हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इन सभी से छोटा जो होता है वो क्या होता है? वो PPLO होता है, वो माइकोप्लाज्मा होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे छोटा जीवित जीव जो है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। तो ये एक कोशिकीय होता है और सबसे छोटा होता है। चलिए आगे और देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ट्राइलेयर्ड, और इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? ट्राइलेयर्ड होता है। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है हायर एनिमल्स में, प्लांट में वो डबल लेयर्ड होती है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्राइलेयर्ड है। और किसकी बनी होती है? मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन। फर्स्ट ईयर में आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जब लिपिड और प्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? बोथ DNA एंड RNA, यानी कि DNA भी होता है और RNA भी होता है। और DNA किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है dsDNA सर्कुलर मेनली। तो dsDNA का मतलब क्या होता है? कहीं भी जब dsDNA लिखा हो, ठीक है, dsDNA
तो इसका मतलब होता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। किस प्रकार का डीएनए है? डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि द्विरज्जुकीय डीएनए है। और सर्कुलर मेनली, यानी कि जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लीनियर डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए। तो रेखाकार डीएनए किसे कहते हैं? ऐसा डीएनए जिसमें फ्री एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेखाकार डीएनए कहते हैं। और जिसमें फ्री एंड नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर डीएनए कहते हैं। जैसे अगर इस तरह का डीएनए है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेखाकार, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा? रेखाकार, क्योंकि इसमें क्या है? फ्री एंड है। एक फ्री एंड इधर हो गया, ये फ्री एंड हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाकार बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा डीएनए है जिसमें फ्री एंड नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये डीएनए है, तो इसमें क्या है कि फ्री एंड नहीं है, ये कनेक्ट है इस पॉइंट से, तो इसमें फ्री एंड आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और इसके अलावा जो इसमें आरएनए होते हैं वो आरएनए कैसा होता है? तो यस आरएनए। यस आरएनए का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फुल फॉर्म क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें पाया जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो उसको डिटेल में पढ़ें और एक एक पॉइंट को समझ कर पढ़ें, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर सेलवाललेस, और इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें सेलवाल जो होता है वो नहीं पाया जाता है, सेलवाल एब्सेंट होता है। ठीक है, सेलवाल क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसके अलावा आगे और देखते हैं कि प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म एंड द स्काल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिला है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट किंगडम का जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर किसे कहते हैं? ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी का जो जोकर है वो कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जो जोकर है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा है, यानी कि पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो ऑस्मोट्रॉफिक होता है। ठीक है, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में। अब प्रश्न उठता है कि ये ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको डिटेल में क्लास में बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। ठीक है, और ये क्या होता है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसके प्रति क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है, और इसकी डिस्कवरी किसने किया था? तो नाम आपको मालूम होगा कि जो पेनिसिलिन है ये एक फंगस से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? कवक। ठीक है, कवक से बनाई गई थी, और वो कवक का क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई गई थी, जिसका उपयोग आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन के लिए रोकने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? रेजिस्टेंट है इसके प्रति, एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन के प्रति। तो पेनिसिलियम नोटेटम से इसे बनाया गया था। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
इस एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था। और ये अब देखिए, आपको एक पॉइंट समझना है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, जो ये एंटीबायोटिक्स है ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपको पहले ऊपर हमने बता दिया कि माइकोप्लाज्मा में सेलवाल नहीं होता है। और ये पेनिसिलिन जो है किस पे एक्ट करती है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्हिच एक्ट ऑन सेलवाल, व्हिच एक्ट ऑन सेलवाल, यानी ये पेनिसिलिन ऐसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं जिनके पास सेलवाल होता है। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेलवाल तो है ही नहीं, तो ये पेनिसिलिन का कोई उपयोग ही नहीं होगा, यानी कि इसका इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा और वो अपना क्या करेगा, इन्फेक्शन करता रहेगा। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के प्रति ये क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या है? एक ये भी एंटीबायोटिक्स है और एक और नाम दिया गया है क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल ये भी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ये किस पर इफ़ेक्ट डालते हैं? डाइट एक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाकलाप होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट डालते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। अब देखिए इस पॉइंट को आप समझिए, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। देखिए पैरासाइट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी, और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि विकल्पी परजीवी। एनाएरोब्स का मतलब क्या होता है? एनाएरोब्स का मतलब होता है कि इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, यानी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिस्पायरेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनाएरोब्स कहते हैं। और जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पायरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोब्स, यानी कि वायवीय श्वसन कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी ये जो है सर्वाइव कर सकता है। कौन? पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर सेप्रोफाइट, और इसकी कुछ जातियां क्या होती हैं, मृतजीवी प्रकार की होती हैं, सेप्रोफिटिंग नेचर की होती हैं, और बाकी क्या होती हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट होती हैं। ठीक है, यानी कि विकल्पी परजीवी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, क्या होता है, बाइनरी फिजन, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है। दूसरा क्या है, बाई प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, बाई प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि प्राथमिक संरचना के द्वारा, और वो संरचना क्या हो सकती है, एलिमेंट्री बॉडीज। ये क्या बनाते हैं, कुछ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं, और इसके ब्रेकडाउनिंग से जो है ये नए नए माइकोप्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे डिजीज, यानी माइकोप्लाज्मा के माध्यम से प्लांट में डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला डिजीज दिया गया है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, यानी बैगन में ये इन्फेक्शन करते हैं, और इसके इन्फेक्शन से क्या होता है कि जो इसकी पत्तियां होती हैं बैगन की वो छोटी छोटी हो जाती हैं, और जब पत्ती छोटी हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण में कमी आएगी, और प्रकाश संश्लेषण में कमी आएगी तो प्लांट में जो है फूड का जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। इससे जो है जो बैगन है वो उसका निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, बंची टॉप ऑफ पपाया। ठीक है, यानी पपीते में क्या हो जाता है, बंची टॉप। बंची टॉप का मतलब होता है कि जो टॉप रीजन की जो लीफ होती हैं वो बिल्कुल भी रिड्यूस हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं बंची टॉप ऑफ पपाया। और इसके अलावा जो है विचेज ब्लूम ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, यानी ग्राउंड नट में क्या होता है, ब्रूम एक डिजीज होता है जिससे उसका जो नट होता है वो नट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और इसके अलावा पोटैटो पर भी इसका इन्फेक्शन होता है, यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम
और ये पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली का प्लांट है? सोलेनेसी, याद रखिएगा, सोलेनेसी, CEAE, सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। और अगला डिजीज है एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर, एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, यानी सूरजमुखी प्लांट में एस्टर येलो डिजीज को काज करते हैं। अच्छा, एक नोट दिया गया है इन प्लांट, यानी प्लांट में माइकोप्लाज्मल डिजीज, माइकोप्लाज्मल डिजीज का मतलब होता है कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग, आर यूजली ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर, यानी ये जो ट्रांसमिशन है रोग का, ये किसके माध्यम से होता है? लीफ हॉपर के माध्यम से होता है। ये लीफ हॉपर क्या है? पत्तियों को खाता है और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, यानी कि एक इंसेक्ट है। तो इसी के थ्रू जो है ये माइकोप्लाज्मल डिजीज जो होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो है ट्रांसमिट होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था माइकोप्लाज्मा, जिसमें हमने जो है माइकोप्लाज्मा के डिटेल को मतलब अध्ययन किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।